मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास मोहता महाविद्यालय राजगढ़। पिछले वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मोहरों पर है वो चर्चा कर रहे थे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम सिक्कों के ऊपर, तत्पश्चात मोहरों के ऊपर है वो चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत ही जो तीसरा जो पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस विषय के अंतर्गत अभिलेखों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी जिस विषय के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, उस विषय को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में जो अभिलेखीय स्रोत हैं उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय कहा जा सकता है, यह कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से तिथि युक्त और समसामयिक होने के कारण, हम तिथि युक्त होने के साथ साथ समसामयिक भी होते हैं, साथ ही साथ वस्तुपरक भी होते हैं। इसी कारण पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और प्रमाणिक जो है वो अभिलेखीय साक्ष्यों को ही या अभिलेखीय स्रोतों को ही माना जाता है। प्राचीन भारत से संबंधित जो अधिकांश अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उत्खनन से, वो अभिलेख या तो राजाओं की या कह सकते हैं कि शासकों की है, वो विजयों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, या उनकी प्रशंसा कृति या कह सकते हैं कि उनकी प्रशस्ति लिखी जाती है, या उनके द्वारा दान दिए जाने या किसी घटना विशेष के विवरण के रूप में या राजकीय नियमावली के रूप में, या तो किसी बड़े शिलाखंड के ऊपर या किसी स्तंभ के ऊपर या किसी ताम्रपत्र के ऊपर या दीवारों पर, या फिर जो मूर्तियां होती है प्रतिमाएं, उन प्रतिमाओं पर है उत्कीर्ण मिलते हैं। अगर हम इन अभिलेखों का इतिहास देखें तो अभिलेखों के इतिहास में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो आधुनिक तुर्की, एशिया माइनर, यानी जो एशिया का जो पश्चिमतम जो छोर है, एक प्रकार से जो यूरोप की दिशा है, एशिया माइनर यानी जिसे आधुनिक तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहाँ बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसे हम बोगजकोई अभिलेख के नाम से जानते हैं। यह बोगजकोई जो अभिलेख है एक प्रकार का संधि पत्र है, जिसमें साक्षी या गवाहों के रूप में 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है वो हमें प्राप्त होता है। इन ऋग्वैदिक देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये जो बोगजकोई अभिलेख है ये विश्व का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। अगर हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय इतिहास में हमें जो प्राचीनतम अभिलेख है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही सर्वप्रथम हमें ज्ञात होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारतीय इतिहास की प्रथम सुविकसित सभ्यता मानी जाती है, उसी सभ्यता से हमें प्रथम बार अभिलेखों के जो प्रमाण है वो प्राप्त होने शुरू होते हैं। हमने पीछे जो मोहरों के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे वहाँ पर भी हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही पहली बार हमें लेख या लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और ये लेख या लिपि या जिन्हें हम अभिलेख भी कह सकते हैं, ये अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई उन मोहरों के ऊपर ही इनके हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। मोहरों पर भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ 2 प्रकार की मुख्यतः मोहरें प्राप्त हुई, आयताकार और वर्गाकार। जो वर्गाकार मोहरें हैं उन वर्गाकार मोहरों के ऊपर ही अभिलेखों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह जो लिपि है ये भावचित्रात्मक लिपि है, और इस लिपि को हम आज तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय इतिहास में जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन भारत में अभिलेखों की जो एक विस्तृत जो श्रृंखला है, उस विस्तृत
विस्तृत श्रृंखला को एक प्रकार से जारी करने का जो श्रेय है वो मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि भारत में अभिलेखों की जो सुनियोजित श्रृंखला है वो सर्वप्रथम मौर्य सम्राट अशोक द्वारा है वो जारी की गई थी। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा है वो अभिलेखों की एक विस्तृत श्रृंखला मतलब एक विस्तृत श्रृंखला है वो जारी की गई थी। उसके द्वारा बड़ी संख्या में अभिलेखों स्तंभ लेखों को है वो उत्कीर्ण करवाकर अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाया गया था। यद्यपि मौर्य सम्राट अशोक से पहले के अभिलेख भी हमें विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं, जिनमें दो अभिलेख जो दोनों ही ताम्रपत्र हैं जो कि अशोक से पहले के हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनमें जो लिपि प्रयोग की गई उस लिपि के आधार पर और जो वर्णन लिखा गया उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि संभवतः ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है, क्योंकि इनमें प्रारंभिक जो मौर्य युगीन जो सिक्का था काकिनी उसका उल्लेख भी मिलता है। तो कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर इन्हें प्रारंभिक मौर्यकालीन माना गया है। पहला जो ताम्रपत्र है वो बांग्लादेश के बोंगला जिले में महास्थान नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में है वो पूर्वोत्तर भारत में अकाल पड़ने और अकाल के समय अन्न यानी अनाज वितरण किए जाने का उल्लेख होता है। इसी प्रकार का एक ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश के शोहगोरा नामक स्थान से भी प्राप्त हुआ है। इसमें भी है वो अकाल पड़ने और अकाल के समय अनाज को एकत्रित कर उसका वितरण है वो लोगों में किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो मौर्य सम्राट अशोक से पहले के ये दोनों अभिलेख जिसे सोहगोरा और महास्थान ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारतीय इतिहास निर्माण में। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो अजमेर जिले के बड़ली ग्राम से प्राप्त हुआ। यह मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि इसमें भगवान वीराय का उल्लेख मिलता है। इसके ऊपर जो तिथि क्रम मिलता है वो 443 ईसा पूर्व 443 ईसा पूर्व यानी 443 बीसी का उल्लेख मिलता है। चूंकि हम एक प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम राजस्थान के इतिहास में गहराई से नहीं जाएंगे। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत जो अभिलेखीय स्रोत हैं उन अभिलेखीय स्रोतों और उनसे हमें भारतीय इतिहास के निर्माण में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हम उसके ऊपर ये वो अपनी चर्चा को है वो आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास में जो अभिलेख है उनमें अशोक का नामोल्लेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशोक ने ही भारत में एक प्रकार से जो अभिलेखों की जो परंपरा है वो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। मैंने पहले भी बताया कि मौर्य सम्राट अशोक ने वो विभिन्न शिलाओं स्तंभों के ऊपर वो विभिन्न अपनी राजकीय आज्ञाओं को खुदवा कर अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर रहे थे। अशोक के इन अभिलेखों का पता लगाने का सर्वप्रथम पता लगाने का जो श्रेय है वो एक यूरोपीय पुरातत्ववेत्ता पाद्रे टिफेन थेल्टर को दिया जाता है, जिसने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों के बारे में पता लगाया। अशोक के इन अभिलेखों को जो कि प्राकृत ब्राह्मी यूनानी और अरामिक लिपि में लिखे गए थे जो ब्राह्मी खरोष्ठी यूनानी और अरामिक लिपि तथा प्राकृत यूनानी और अरामिक भाषा में लिखे गए थे। इन अभिलेखों को पढ़ने में जो सबसे पहले सफलता है वो जेम्स प्रिंसेप को मिली। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में वर्तमान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में है वो सफलता अर्जित की थी। यानी वर्तमान दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मौर्य सम्राट अशोक का एक स्तंभ लेख हरियाणा के टोपरा गांव से लाकर स्थापित करवाया गया था। इसी कारण उसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक प्रकार से 7 लेख लिखे हैं। इसी स्तंभ लेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को सबसे पहले हिंदी यूनानी जो लिपि है हिंदी यूनानी लिपि
के आधार पर है वो सबसे पहले इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के जो जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं भारत के, चाहे वो भारत, अफगानिस्तान और आधुनिक पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से अशोक के अभिलेख है वो बड़ी संख्या में मिले हैं। अधिकांश अभिलेख अशोक के वो भारतीय क्षेत्रों से मिले हैं। भारतीय क्षेत्रों में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो मुख्य रूप से है वो एक ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में वो खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं, यूनानी और अरामीक लिपि में भी लिखे गए। अशोक के अभिलेखों में मुख्यतया जो 3 भाषाओं का प्रयोग मिलता है, प्राकृत, यूनानी और अरामीक, जबकि 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरामीक। इन 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में मिलता है। भारतीय क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख मैंने बताया कि ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो है वो अशोक के अभिलेख अधिकांशतः खरोष्ठी लिपि में और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अशोक के जो पाकिस्तान के मानसेरा और शाहबाजगढ़ी से जो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में। इसके अलावा तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है और लगमान जो कि अफगानिस्तान के जलालाबाद जिले में स्थित है, इन दोनों स्थानों से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो अरामीक लिपि में है वो उत्कीर्ण मिले हैं। इसके अलावा अशोक का अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शार-ए-कुजा नामक स्थान से भी अशोक का एक अभिलेख मिला है जो द्विलिपिक है, यानी 2 लिपियों में लिखा गया है, यूनानी और अरामीक। प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि अशोक का एकमात्र द्विलिपिक अभिलेख जो कि अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शार-ए-कुजा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, यह अशोक का एकमात्र द्विलिपिक अभिलेख माना जाता है। देखिए, अशोक के इन अभिलेखों में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें इन अभिलेखों के लेखक का उल्लेख मिलता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अशोक के इन अभिलेखों का जो लेखक है उसका उल्लेख भी अशोक के अभिलेखों में चप्पड़ के नाम से उसका उल्लेख मिलता है, यानी जो अशोक के अभिलेखों को लिखने वाला है उसका नाम चप्पड़ मिलता है अशोक के अभिलेखों में। अशोक के अभिलेखों के पश्चात भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले अनेक अभिलेख मिलते हैं, यानी मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के पतन के पश्चात भी अभिलेखों की यह परंपरा जारी रही। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अभिलेख हैं ये मौर्योत्तर, फिर उस गुप्त काल और पूर्व गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित हमें जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो भी बड़ी संख्या में प्राप्त हैं, जिनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।